जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो, वेलकम टू पाहुजा लॉ एकेडमी। पाहुजा लॉ एकेडमी आपके लिए लेकर आया है करंट अफेयर पीवाईक्यू सीरीज। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो केन बेतवा ये दो नदी हैं, केन और बेतवा दो नदी हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना, इन दोनों को, ये जो केन नदी है, ये बेतवा नदी है, इन दोनों को लिंक करने की, दोनों को ज्वाइन करने की आधारशिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में रखी गई है? तो वो कहां रखी गई है? मध्य प्रदेश में रखी गई है। तो यहां ये क्वेश्चंस हाल ही में करंट अफेयर के एग्जाम में आया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो कहां पर रखी गई थी? यानी इनकी आधारशिला जो रखी गई थी वो मध्य प्रदेश में रखी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में वी राम सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, देखो, यदि कोई भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, बेटा आपको दो चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले एक शब्द ध्यान रखना है, आयोग। दूसरा, उससे पहले क्या आ जाना चाहिए? राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय आयोग यानी राष्ट्र, कोई आयोग है और उससे पहले राष्ट्रीय है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय एससी आयोग, राष्ट्रीय एसटी आयोग, राष्ट्रीय ओबीसी आयोग। तो इस तरीके के भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आयोग हैं बेटा वो 32 हैं। इस क्वेश्चंस के साथ हम बहुत क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहां इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस फ्यूचर में करंट अफेयर के बनने वाले हैं या जो भी क्वेश्चंस इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएं। तो राष्ट्रीय जो भी आयोग हैं, जैसे मैंने अभी बताया, तो इस तरीके के भारत में 32 आयोग हैं। तो भारत के 32 जो राष्ट्रीय आयोग हैं, तो राष्ट्रीय आयोग जो हैं उन सभी की जो बेटा नियुक्ति होती है, तो यहां तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये जो योग है ना बेटा, ये आयोग है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां डायरेक्ट आप बता सकते हैं किसे नियुक्त किया गया? सुब्रमण्यम, यानी वी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। परंतु यदि वो यहां ये ना पूछे कि किसे नियुक्त किया गया है, ये बेटा आयोग है, तो वो ये भी पूछ सकता है कि सुब्रमण्यम हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? 1 2 3 4, इस तरीके के 4 ऑप्शंस वो आपको दे सकता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राष्ट्रपति होगा, सेकंड ऑप्शन आपका उप राष्ट्रपति होगा, सेकंड आपका प्रधानमंत्री होगा, थर्ड ऑप्शन बेटा आपका कैग होगा। तो इस तरीके से कुछ 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। तो वहां एक नया क्वेश्चन ये बन गया। ऐसे ही भारत के जो अन्य आयोग हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, मैं पुनः रिपीट करता हूं, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित आयोग, अदर बैकवर्ड कास्ट आयोग यानी पिछड़ा आयोग, महिला आयोग, इस तरीके के जितने भी आयोग हैं, टोटल जो बेटा आयोग हैं वो कितने हैं? 32 आयोग हैं। तो सभी 32 आयोग के जो है बेटा, उन सभी आयोग के अध्यक्ष हो बेटा, उन आयोग के क्या क्या हो? उन आयोग का बेटा अध्यक्ष हो, उन आयोग का क्या हो? सदस्य हो। उन सबकी बेटा एक तो नियुक्ति, दूसरा बेटा शपथ, तीसरा बेटा त्याग पत्र, नियुक्ति, शपथ,
त्यागपत्र, ये तीनों काम किसके द्वारा किए जाते हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। यदि कोई भी राष्ट्रीय आयोग है, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रीय आयोग अपना शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। तो यहां से आपको देखो कितने क्वेश्चंस मिले, 32 आयोग हैं। किसी भी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तो आपको तुरंत बताना कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो आपको एक क्वेश्चन में पता चला कि 32 के 32 आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। वो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं, राष्ट्रपति ही उनको शपथ दिलाते हैं। तो यहां से आपके जो क्वेश्चंस बनने वाले थे, लगभग में 60-70 क्वेश्चंस जो बनेंगे वो आपके इस एक क्वेश्चंस में क्लियर हो गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन यहां से यह बन सकता है, वी सुब्रमण्यम को हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की गई है, क्योंकि सभी राष्ट्रीय जो आयोग हैं उनके अध्यक्ष की नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो किसको होता है? राष्ट्रपति जी को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है कि रण उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो रण उत्सव हाल ही में गुजरात में मनाया गया है। तो बेटा उत्सव जो है, यदि मैं उत्सव की बात करूं, उत्सव से आपका एक क्वेश्चन आना बनता है। आप यदि एग्जाम दे रहे हैं तो मोस्टली एग्जाम में उत्सव से क्वेश्चन आता है। और जो उत्सव होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, शास्त्रीय नृत्य होते हैं, तो यहां से क्वेश्चन आना होता है। तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो बेटा एक तो शास्त्रीय नृत्य आपको तैयार करना है कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तो इस तरीके से। और उत्सव तो कौन से राज्य में कौन सा उत्सव बनाया जाता है? जैसे बेटा रण उत्सव कहां से बनाया जाता है? तो ये गुजरात में बनाया जाता है। और ये गुजरात में आपने एक क्षेत्र का नाम सुना होगा, कच्छ का रण। तो मुख्यतः ये गुजरात के पर्टिकुलर एक क्षेत्र है जिसका नाम है कच्छ का रण। ये कच्छ के रण के क्षेत्र में मनाया जाता है। अन्य इसी तरीके से जैसे लोक नृत्य होते हैं हमारे, तो एक गरबा हो गया, गरबा कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में बनाया। ओडिसी कहाँ मनाया जाता है? तो ओडिशा में बनाया जाता है। कथकली कहाँ मनाया जाता है? तो बेटा केरल में मनाया जाता है। तो इसी तरीके से आपको अन्य राज्यों के भी तैयार करने हैं, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस होते हैं। और नेक्स्ट सीरीज में इसकी एक पूरी सभी राज्यों के जो उत्सव होते हैं वो आपको एक पूरा का सीरीज दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि हाल ही में या भारत वन स्थिति रिपोर्ट 23, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन और वन वृक्षावरण क्षेत्र बड़ा है? तो सबसे ज्यादा वन बेटा कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में 24 में पूछा गया, कई एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है कि सबसे ज्यादा वन किस क्षेत्र में है। तो कहाँ है बेटा? वो आपको पता होना चाहिए, किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, यानी जो भारत है, ये बेटा भारत नहीं है, ये क्या है? यानी भारत, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो ये आपको पता होना चाहिए, कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत बच रहा है अब हमारे पास में? 25.70% बच रहा है, जबकि बेटा ये 33% कम से कम होना चाहिए। हमारे भारत में वृक्षों को बचाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए हैं, जैसे कि चिपको आंदोलन। आपने एक नाम सुना होगा, चिपको आंदोलन। तो उत्तराखंड से प्रारंभ किया गया था चिपको आंदोलन, वो वृक्ष को बचाने के लिए ही था। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था, वो नर्मदा के साथ साथ में वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। और भारत सरकार भी काफी प्रयास कर रही है अपने स्तर पर, जो जमीन भू माफियाओं ने हड़प रखी है उन लोगों से उस जमीन को यानी खाली कराकर वहां पर वृक्षों को लगाने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट
2023 के अनुसार भारत का वन एवं, बेटा ये एवं में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो यदि वर्ग किलोमीटर में बात करें तो बेटा ये कितना प्रतिशत है? यानी 1445, यानी 1445 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमारा है। कितना बड़ा है बेटा हमारा? यानी 1445 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, ये इसमें हमारा बढ़ोतरी हुई है। तो पहला विश्व जो ध्यान है, पहला विश्व ध्यान दिवस किस तिथि को बनाया गया था? तो ये पता होना चाहिए बेटा। यानी विश्व ध्यान दिवस कब बनाया जाता है? तो 21 जो दिसंबर है, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस बनाया जाता है। तो हाल ही में जो 21 दिसंबर गया है, 21 दिसंबर को कौन सा दिवस बनाया गया है? तो 21 दिसंबर को यानी विश्व ध्यान दिवस बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव, यानी भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव, यानी एक सीमा से सटा हुआ सौर गांव मसाली बना है, जो सीमा से सटा हुआ है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए। जो सौर गांव बना है वो कौन सा है? मसाली है। तो मसाली जो ये सौर गांव बना है, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सौर पैनल के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में यूज की जा रही है, अधिक से अधिक मात्रा में यूज की जा रही है। तो इसीलिए सौर गांव, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव मसाली बना है, वो भारत के किस राज्य में है? तो वो भारत के किस राज्य में बेटा? यानी भारत के सीमावर्ती राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी नेपाल ने भारत में अपने राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो शंकर प्रसाद शर्मा। तो शंकर प्रसाद शर्मा को नेपाल ने भारत में अपने राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, राजदूत। तो जितने भी देश होते हैं, सभी देशों में सबके अपने अपने राजदूत होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस कंट्री पर वो किस देश में अपना राजदूत बनाना चाह रहा है, किस में अपना राजदूत नहीं बनाना चाह रहा। जैसे बेटा भारत है, यदि हम भारत की बात करें तो भारत के डिफरेंट डिफरेंट देशों में राजदूत हैं। भारत का जैसे मैं बात करूं, लगभग विश्व में 200 से प्लस कंट्रियां हैं। तो भारत के लगभग विश्व में 200 से प्लस कंट्रियों में ही राजदूत है। मुख्यतः कंट्रियों में तो हमेशा राजदूत की नियुक्ति होती रहती है, वहां कभी पद खाली नहीं रहते। जैसे बेटा यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, बेटा ब्राजील हो गया, आपका यूरोप हो गया। यूरोप में जितनी भी कंट्री हैं, जैसे बेटा स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, आपका बेटा ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इस तरीके की जो कंट्री हैं, जो मुख्यतः कंट्रियां हैं, तो मुख्यतः कंट्रियों में तो भारत के राजदूत हमेशा ही पद भरे हुए होते हैं। अन्यथा राजदूत, अन्य देश में राजदूत के पद खाली भी हो सकते हैं। स्थिति के अनुसार भारत उन पदों को भरता रहता है। तो नेपाल ने भारत में हाल ही में अपना राजदूत किसको नियुक्त किया है? ये पता होना चाहिए बेटा। हाल ही में शंकर प्रसाद शर्मा को नियुक्त किया है। और यदि हम बात करें बेटा राजदूत, एक शब्द आया है राजदूत को बेटा इंग्लिश में एम्बेसिडर कहा जाता है। जो एम्बेसिडर, इसकी नियुक्ति जो होती है बेटा, हम नियुक्ति की बात करें, फिर वही आ गया। नियुक्ति कौन करता है? ये अपना त्याग पत्र किसको देता है, और ये इसको शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखना बेटा कि यदि कोई राजदूत किसी देश में नियुक्त किया जा रहा है तो उसकी नियुक्ति, त्यागपत्र, शपथ हटाना। इसको नियुक्ति, त्यागपत्र, शपथ, और चौथा पॉइंट है बेटा हटाना। ये अपनी मर्जी से नहीं पढ़ सकता है और अदर कोई नहीं हटा सकता है। ये बेटा चारों चीजें कौन करने का अधिकार होता है? तो ये बेटा राष्ट्रपति जी को अधिकार होता है। तो किसी भी देश में यदि कोई राजदूत नियुक्त हो रहा है तो उस राजदूत की नियुक्ति करने का जो अधिकार होता है वो किसको होता है? उस राजदूत की नियुक्ति करने का अधिकार उस देश के प्रेसिडेंट को होता है। यहां पर यानी नेपाल ने
भारत में अपने राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया है? शंकर प्रसाद शर्मा जी को किया है। तो नेपाल के प्रेसिडेंट्स ने भारत में इसकी नियुक्ति की है। और भारत के यदि प्रेसिडेंट्स किसी देश में कोई राजदूत को नियुक्त करते हैं तो उसकी नियुक्ति भी भारत के प्रेसिडेंट्स करेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओम प्रकाश चौटाला का हाल ही में देहांत हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ओम प्रकाश चौटाला जी जो थे ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये हरियाणा के बहुत फेमस मुख्यमंत्री रहे हैं। बट यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री कौन चल रहे हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना जो जो इस वीडियो को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। तो राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार, जो राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार है वो 2023 में हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो स्वपन चौधरी को तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और तानसेन जो पुरस्कार है इसको कौन सरकार देता है? तो इसको मध्य प्रदेश की सरकार देती है। जो बेटा तानसेन पुरस्कार है ये किसके नाम पे दिया जाता है? तानसेन। आपने तानसेन का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आपने अकबर के दरबार में 9 रतन रहते थे, सुना है? अकबर के दरबार में कितने रहते थे? 9 रतन। तो उनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था तानसेन, तो उसी के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, देश के किस शहर में 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को पैसा अथवा भिक्षा देना अपराध माना गया है? तो ये एक इंदौर शहर पड़ता है बेटा। ये कहां पड़ता है? ये मध्य प्रदेश का शहर है। और ये लगातार पिछले 5-6 सालों से यानी स्वच्छता के हिसाब से नंबर 1 पर बना आ रहा है। पूरे भारत में स्वच्छता के हिसाब से सबसे स्वच्छ शहर किसको माना जाता है? तो इंदौर को माना जाता है। और मुझे याद आ रहा है भारत की 2nd महिला लोकसभा की जो अध्यक्ष हैं वो सुमित्रा महाजन जी हैं, वो इंदौर की लोकसभा सीट से ही, वो कहां से? इंदौर की लोकसभा सीट से ही वो चुनाव जीतती हैं और लगातार वो वहां से 8 बार चुनाव जीती हैं। इसीलिए सुमित्रा महाजन जी भारत की लोकसभा के अध्यक्ष हैं और उन्हें इंदौर की ताई के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश का एक शहर है बेटा इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में यदि कोई व्यक्ति किसी भिखारी को भीख देता है अथवा भिक्षा देता है अथवा उसे पैसा देता है या कुछ भी अन्य वस्तु देता है तो वह उसे अपराध घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13, मिस इंडिया यानी मिस इंडिया 2024 का खिताब हाल ही में किसे? मिस इंडिया USA 2024 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ये कौन है? यानी कैटलिन सेंड्रा लिन ने जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका यहां क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एनसी सक्सेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है बेटा। एक एनसी सक्सेना समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? हाल ही में एक समिति का गठन किया गया है जिसका नाम है एनसी सक्सेना। तो एनसी सक्सेना समिति का गठन यानी ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की गणना हेतु किया गया था। यानी आज भी भारत में आपने देखा होगा कि देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम 5000 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि देश के अंदर आज भी बहुत लोग गरीबी रेखा में हैं। और गरीबी रेखा के साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे यापन कर रहे हैं। उन्हें राशन मिल रहा है परंतु उनका भोजन पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो ध्यान दीजिए, तो एनसी सक्सेना समिति का गठन हाल ही में इसी उद्देश्य से किया गया था ताकि हमें इस बात का पुष्टि हो सके कि भारत में कितने लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से अर्थात निर्धनता से नीचे वो जी रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे यापन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नसीम अल बहर क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं बेटा।
आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को हमेशा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। नसीर अल बहर क्या है? तो जब भी कोई नया शब्द करंट अफेयर में आता है, जब भी कोई नया शब्द चर्चाओं में रहता है, न्यूज में आता है, तो उसको जरूर ध्यान में रखना कि ये हाल ही का न्यूज का शब्द है कि नसीम अल बहर क्या है। तो भारत ओमान का ये क्या है? भारत और ओमान एक देश है, ओमान, इन दोनों के मध्य ये नौसेना अभ्यास है। भारत और किसके मध्य नौसेना अभ्यास है? ये आपको पता होना चाहिए, ओमान। तो नसीम अल बहर क्या है? भारत और ओमान की सेना के मध्य ये क्या है? एक अभ्यास है, एक संयुक्त अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? वैसे बेटा ये मिल चुका है। ये किसे मिला है? डेरन सैम मोगलू को मिला है, साइमन जॉनसन को मिला है, जेम्स ए रॉबिन्स को मिला है। क्या एबीसी संयुक्त रूप से मिला है? तो बेटा ये एबीसी संयुक्त रूप से तीनों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस रोग से पूर्णतः मुक्त राष्ट्र घोषित किया है? भारत को हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्रोकोमा रोग से मुक्ति दी गई है। जो ट्रोकोमा रोग है यानी ये आंखों में होता है, इससे आंखें रेड पड़ जाती हैं और आंखों की दोनों साइड यानी इनर और आउटर दोनों साइड में क्या आता है? व्हाइट व्हाइट कलर का पानी निकलता है, कुछ जम जाता है और आईज होती हैं वो पूरी रेड पड़ जाती हैं। तो इस रोग की भारत में क्या कर दी? यानी ये रोग पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया कि भारत में अब ट्रोकोमा रोग नहीं है। और बेटा ट्रोकोमा रोग जो रोग होते हैं कुछ वायरस से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ फंगई से होते हैं, कुछ कवक से होते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंगई, कवक डिफरेंट तरीके से रोग होते हैं। तो अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि वायरस से जो ट्रोकोमा रोग है ये वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है। कैसे? तो बेटा ये वायरस से होने वाला रोग है। तो ये किससे होता है? ये वायरस से होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट बेटा, भारत के किस राज्य में देसी गाय को राज्य माता गौ माता घोषित किया गया है? तो बेटा ये हाल ही का क्वेश्चन है कि हम बात करें तो हाल ही में बेटा एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने हाल ही में गाय को राज्य माता और गौ माता के रूप में घोषित किया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे भारत ने पूरी भारत की राष्ट्रीय माता गाय को घोषित किया हुआ है, परंतु अब हाल ही में राज्य माता और गौ माता के रूप में किसने घोषित कर दिया है? तो उसे महाराष्ट्र ने भी घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो ब्रिक्स जो समूह था, ब्रिक्स समूह में कितनी देश थे? तो 5। ये 5 देश कौन कौन से थे? ये सब ब्रिक्स में ही है। BRICS। B फॉर ब्राजील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर कनाडा, S फॉर साउथ अफ्रीका। S फॉर क्या है बेटा? यानी साउथ अफ्रीका है। C फॉर कनाडा नहीं बेटा, C फॉर क्या है? चीन है। तो ये 5 देश इसमें थे, परंतु आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, यहां हाल ही में कुछ देश ज्वाइंट किए गए हैं। तो आप सभी कमेंट में करके बताओ कि यहां कौन कौन से देश शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ कब ली थी? तो आपको पता होना चाहिए 2004 से 2014 तक 10 ईयर देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मन को मोहने वाले मनमोहन सिंह जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम शपथ कब ली थी? तो 22 मई 2004।
22 मई 2004 को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। नेक्स्ट बेटा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक समीक्षीकरण के लिए किस समिति का गठन किया है? तो हाँ, इसका कौन सी समिति है बेटा? यानी भट्टाचार्य समिति का गठन किया गया है। तो ये किस लिए किया गया है कि वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक समीक्षीकरण यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी वित्तीय क्षेत्र की समीक्षा करने में कुछ मदद मिल सके या कुछ जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस का भी सामना हो सके, इन सब से निपटने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिस समिति का नाम है भट्टाचार्य समिति। चीजें क्लियर है बेटा? आगे नेक्स्ट, किस देश में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो ये कहां है? ये बेटा अमेरिका में है। ये ज्वालामुखी कहां पड़ता है? तो अमेरिका में पड़ता है। और जो ये वोल्केनो होता है यानी ज्वालामुखी, तो मैं वोल्केनो के लिए यानी कुछ ही समय बाद एक वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो आपके समस्त वोल्केनो को कवर करेगी और जो इंपोर्टेंस वोल्केनो होंगे उन सभी वोल्केनो को आपको बताया जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेटा इस क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना, क्योंकि अच्छे एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसलिए विचार अच्छी चीजों पर करना चाहिए ताकि यहां ये चीजें अच्छे से विचार हो सकें। तो भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ये कह रहा कि ऑस्ट्रेलिया की देन है। ये किसकी देन है? ये बेटा यहां इसको कट करो, ये किसकी देन है? ऑस्ट्रेलिया की देन है। बिल्कुल सही बात है। जो समवर्ती सूची है बेटा वो कहां से उठाई गई है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से उठाई गई है, यानी ऑस्ट्रेलिया से इसको लिया है हमने। कनाडा से संघात्मक, बेटा ये संघात्मक है की व्यवस्था ली गई है। बिल्कुल सही बात है। जो संघ का शासन है, संघ का शासन, तो ये व्यवस्था हमने कहां से ली बेटा? कनाडा से ली है। रूस में मौलिक अधिकारों को यानी हमने ग्रहण किया गया। तो जो मौलिक अधिकार हैं तो रूस से मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया गया है, तो ये बेटा गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकार हमने रूस से नहीं बल्कि ये मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं हमने बेटा? अमेरिका यानी यूएसए। ये हमने यूएसए से लिए हैं। और हमने रूस से क्या लिया है? मौलिक अधिकार नहीं बल्कि मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो ली है। तो इसमें बेटा ये हमारा गलत है। तो सही क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें ये सही है, ये बेटा ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा आपका ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे बेटा? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। और 7 सदस्यों में कौन नहीं थे? BN राव नहीं थे। जो BN राव थे ये क्या थे? जो संविधान की सलाहकार समिति थी, सलाहकार। तो भारतीय संविधान के सलाहकार कौन थे? तो BN राव। ये भारतीय संविधान के सलाहकार थे, ना कि ये क्या थे? यानी जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन बेटा 1947 में हुआ था। और इसमें के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अंबेडकर। तो डॉक्टर बेटा BR अंबेडकर जी किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर जी। 29 अगस्त 1947 को इसको गठन हुआ था। यह 7 सदस्य समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यानी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। बात यह, क्या संसद भी राज्य सूची के ऊपर कानून बना सकते हैं? तो हाँ,
बिल्कुल, संसद राज्य सूची के ऊपर कानून बना सकती है, परंतु वे राज्य सूची के कौन से विषय हैं? परंतु बेटा वे राज्य सूची के कौन से विषय हैं जिन विषय पर संसद कानून बना सकती है? फर्स्ट, जब राज्य सभी इस आशय का एक प्रस्ताव पारित कर दें, जब राज्य सभी इस आशय का एक प्रस्ताव पारित कर दें, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्यों के अनुरोध की आवश्यक अवस्था में, बिल्कुल सही बात है, जब राज्य अनुरोध की अवस्था में हो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बना सकती है, और जब राज्य सभी आशय का एक प्रस्ताव पारित कर दे, यानी जब राज्य प्रस्ताव पारित कर दे, संसद को बोल दे कि आप इस सूची के लिए कानून तैयार कीजिए, तो उसके आशय से कानून बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर है बेटा ये सभी, इसके तीनों आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान का बेटा वह कौन सा भाग है जिसमें संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? तो वह भाग है हमारा 20। भारतीय संविधान के भाग 20 में किसका उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। बेटा जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी जो मूल संविधान था, मूल यदि हम संविधान की बात करें तो मूल संविधान में बेटा कितने भाग थे? तो 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे और बेटा 8 अनुसूचियां थी। बट बेटा यदि हम संशोधित कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 25 भाग हैं इसमें और 468 आर्टिकल हैं बेटा, और 12 अनुसूची चल रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो 22 पार्ट हैं ये कौन कौन से थे। तो मैं एक बार बेटा रिपीट कर रहा हूं, तो आप इनको एक बार से सुनना गौर से। भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 संघ का शासन, भाग 6 राज्य शासन, भाग 7 केंद्र शासित राज्यों का क्षेत्र, भाग 8 केंद्र शासित राज्यों की सरकार, भाग 9 नगर निगम नगर पंचायतें, भाग 10 एससी और एसटी का प्रशासन, भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, भाग 12 फाइनेंस संबंधित मुद्दे, भाग 13 व्यापार संबंधित बातें, भाग 14 सिविल सर्विस, भाग 15 निर्वाचन संबंधित बात, भाग 16 गरीबों की मदद अर्थात एससी एसटी का वर्णन, भाग 17 भाषाएं, भाग 18 आपातकाल का वर्णन, भाग 19 कानून में छूट का वर्णन, भाग 20 संविधान संशोधन का वर्णन, भाग 21 संक्रमण शक्ति का वर्णन और भाग 22 संक्षिप्त विवरण। तो इसी में बेटा भाग 20 आया है जिसमें संविधान, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन, जिसमें बेटा संविधान संशोधन के बारे में वर्णन किया गया है। तो संविधान संशोधन का जो वर्णन है वो किस भाग में किया गया बेटा? तो संविधान संशोधन का वर्णन भाग 20 में किया गया है, और जो 22 मूल संविधान में भाग थे किस में क्या था वो सभी आपको पता चल गया। एक बार बेटा इनको सबको नोट डाउन कर लेना, तो ये अच्छे से आपके लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा, निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 324। बेटा ध्यान दीजिए, आर्टिकल 360 में क्या है? आपने एक नाम सुना होगा, यानी राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। तो जो ये आर्टिकल्स हैं एक बार ध्यान दीजिए, ये तीनों आर्टिकल्स हैं 352, 356, 360। 360 में जो बेटा वित्तीय आपात का वर्णन है, बेटा 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन है, बेटा 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। तो राष्ट्रीय आपात का वर्णन 352 में है, राष्ट्रपति शासन का वर्णन 356 में है, और फाइनेंस जो वित्तीय आपात है उसका वर्णन बेटा 360 में है। ये चीजें क्लियर हो गई। तो यहां से आपको पता चला कि 360 में क्या है बेटा? वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। और बेटा 370 में क्या था? यानी जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा दिया हुआ था जो प्रेजेंट में बेटा नहीं है।
312 में 312 में बेटा यू पी एससी से रिलेटेड बातें हैं और 3 में निर्वाचन संबंधित बातें हैं। सभी आर्टिकल्स क्लियर हो गए। एक आर्टिकल्स के साथ आपके 7-8 आर्टिकल्स बेटा क्लियर हुए। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि कर को क्या कहते थे? बेटा ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा गया। अबवाब। दिल्ली सल्तनत के एक राजा थे, अर्थात दिल्ली सल्तनत में बेटा 5 वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इन 5 वंश में एक मिडिल का वंश था जो सबसे लंबे समय तक रहा था, जिसका नाम था यानी तुगलक वंश। जो तुगलक वंश की बात करें बेटा, तुगलक वंश ने जो भारत में शासन किया तो उसमें एक शासक हुआ जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। इसको शॉर्ट में FST बोलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि कर को समाप्त कर दिया था और कृषि कर को समाप्त करके उसका नया नाम दिया था जिसका नाम है बेटा, यानी कृषि के उपकर को क्या कहते थे, यानी अब वाब। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? एक मैगस्थनीज नामक विदेशी यात्री भारत में आया और इसने एक पुस्तक लिखी बेटा, बहुत प्यारी पुस्तक है, उसका नाम है इंडिका। एक काफी बार पूछी गई है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैगस्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। तो मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी और मैगस्थनीज ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है, जबकि भारत में दास प्रथा विद्यमान थी। नेक्स्ट, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? एनी बेसेंट के बारे में बेटा, इसके लक्ष्य से पहले कुछ बात कर लेते हैं। एनी बेसेंट भारतीय कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष थी और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग पार्टी की स्थापना 1916 में कहा किया था? DR मद्रास में किया था। और एनी बेसेंट को बेटा भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और एनी बेसेंट ने, ये आयरिश महिला थी और इसका हृदय भारत की कोमलता के लिए धड़कता था और ये भारतीय लोगों को एक अच्छा शासन सुशासन सिखाने के लिए, भारतीय लोगों को समृद्ध बनाने के लिए, अर्थात भारतीय लोगों में यानी सहानुभूति, समानुभूति और इन सभी चीजों को एक करने के लिए इसने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो एनी बेसेंट द्वारा आरंभ किया गया स्वराज शासन का बेटा उद्देश्य क्या था? प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना। जो बेटा प्रशासन था, भारत में शासन प्रशासन चल रहा था, प्रशासन में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो अपनी मनमानी कर रही थी, वो भारतीय लोगों की नहीं सुन रही थी। इसी कारण एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी और इसी कारण एनी बेसेंट ने क्या काम किया, ब्रिटिश वालों के विरोध में उतर गई और भारतीय लोगों का सहारा लिया। भारतीय लोगों के साथ रहकर इसने ब्रिटिश का विरोध किया। नेक्स्ट बेटा 31 क्वेश्चन है, जानवरों की हड्डियां। बेटा जो जानवर होते हैं जैसे गधा, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, तो जानवरों की हड्डियां और दांतों में मौजूद मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या होता है? जैसे जानवरों की हड्डियां और जो दांत होते हैं उनमें जो पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। और इसमें कोई जानवरों की ही बात नहीं है बेटा, वो मनुष्य भी हो या जानवर हो, वो कोई भी जीव हो, उसकी हड्डी में जो पाया जाता है वो कैल्शियम फॉस्फेट ही पाया जाता है। और मनुष्य के जो दांत होते हैं वो भी कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं, परंतु मनुष्य के दांत के ऊपर जो व्हाइट कलर की परत होती है इसको इनेमल बोलते हैं और ये मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है बेटा, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था जिसने मनुष्य को चांद पर उतारा था? तो उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? अपोलो। अपोलो नामक अंतरिक्ष यान ने क्या किया था? मनुष्य को चांद पर उतारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फुट रोग का कारण है या फुट रोग का कारक है? बेटा फुट रोग यानी पैरों में होता है, तो ये जानवरों के पैरों में होता है। जानवरों के पैरों में नीचे से घाई खुल जाती है, उनमें घाव हो जाते हैं, ब्लड निकलता है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये मोस्टली बरसात के समय में होता है, जब 4 से 5 दिन तक लगातार
पशु जो लगातार पानी में खड़े रहते हैं, गंदे पानी में खड़े रहते हैं, उनके कारण बैक्टीरिया पनप जाता है, जिसके कारण उनके पैरों में एक रोग हो जाता है जिसका नाम है फुट रोग। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस कानूनी दस्तावेज में किया गया था? तो अनुसूचित जो शब्द है बेटा, अनुसूचित शब्द का पहली बार इस्तेमाल जो किया गया था 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था। उससे पहले अनुसूचित नामक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। किस नदी घाटी गहरी यानी खंड भूमि के लिए, ये बेटा खंड जो नहीं खंड है, गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो कौन सी है? वो चंबल नदी है, जो बेटा अपनी गहरी खंड भूमि के लिए, जो गहरे गड्ढों के लिए जानी जाती है, वो गहरे यानी गर्त कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्या है? वीर सिंह का भव्य महल कहाँ है? तो ये बेटा दतिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों के रूप में नामित कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन का एक विशेष प्रणाली प्रकल्प की गई है? तो बेटा ये आर्टिकल 244 में है, और ये भारतीय संविधान के भाग की बात करें तो कौन से भाग में है? ये भाग 10 में है। और बेटा किसी भी क्षेत्र को एससी क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति जी को किसी भी क्षेत्र को एससी क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, और किसी भी क्षेत्र को एसटी क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति जी को इसको घोषित करने का अधिकार है। और बेटा कोई क्षेत्र यदि एससी और एसटी घोषित किया हुआ है, यदि उसे वहां से बेटा बाहर निकालना है तो ये राइट्स भी किसके पास में है? तो ये राइट्स भी बेटा राष्ट्रपति अर्थात आर्टिकल 52 के पास में है। यहां से ये चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट बेटा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 28 दिसंबर 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? तो कांग्रेस पार्टी ने बेटा 140वां अपना स्थापना दिवस बनाया। कांग्रेस पार्टी की स्थापना बेटा 18 दिसंबर 1885 को हुई थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 18 दिसंबर 1885 को हुई थी। और कांग्रेस पार्टी का संस्थापक बेटा किसे कहा जाता है? इसका संस्थापक कौन था? उसका नाम था ए ओ ह्यूम। बेटा ए ओ ह्यूम को इसका संस्थापक कहा जाता है। जो ए ओ ह्यूम है इसको क्या कहा जाता है? यानी हर्मिट ऑफ शिमला। इसे बेटा हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, अर्थात इसे शिमला का संत कहा जाता है। बेटा हर्मिट माने संत होता है, इसे शिमला का संत कहा जाता है। और जो इसने कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया था उसका पीछे उद्देश्य क्या था? यानी भारत और ब्रिटिश के मध्य एक ऐसा जोन होना चाहिए जो दोनों की मध्यस्थता हो सके। भारत और ब्रिटिश के मध्य टकराने के लिए इसने कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया था। और ए ओ ह्यूम एक ऐसा व्यक्ति था जिसका हृदय भारत की कोमलता को देखकर धड़कता था, वह भारत के पक्षधर में रहता था। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का हाल ही में देहांत हो गया? तो जिमी कार्टर किस देश के प्रेसिडेंट थे? बेटा ये अमेरिका के थे। और अमेरिका के प्रेसिडेंट्स की खास बात है बेटा, वहां यदि कोई प्रेसिडेंट है तो वो ओनली फॉर 2 टाइम बन सकता है। और 1 टाइम के लिए 4 ईयर के लिए बनता है, तो 2 टाइम के लिए बेटा कितने ईयर के लिए बन सकता है? 8 ईयर के लिए। जबकि भारत की यदि बेटा हम बात करें तो भारत में जो प्रेसिडेंट है 1 टाइम में वो 5 ईयर के लिए बनता है। और वो कितने टाइम बन सकता है? तो वो एनी टाइम बन सकता है। क्लियर हुआ? भारत और किस देश की सेना के मध्य सूर्य किरण अभ्यास हुआ है? तो बेटा ये सूर्य किरण जो अभ्यास है वो किस देश की सेना के मध्य में हुआ है? तो वो आपको पता होना चाहिए, वो भारत और नेपाल। भारत और नेपाल ये 2 देश हैं। इन 2 देशों की सेना के मध्य क्या हुआ है? ये अभ्यास हुआ है। तो भारत और किस देश की सेना के मध्य अभ्यास हुआ? भारत और नेपाल देश की सेना के मध्य कौन सा अभ्यास हुआ हाल ही में? यानी सूर्य किरण अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट बेटा, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहां? तो ये पता होना चाहिए, लद्दाख में छत्रपति शिवाजी महाराज की यदि बात करें तो बेटा शिवाजी की हम बात कर रहे हैं। ये कौन शिवाजी है? शिवाजी की यदि हम बात करें
तो आपने एक साम्राज्य का नाम सुना होगा जिसका नाम है मराठा। तो मराठा साम्राज्य के बहुत अच्छे शासक रहे हैं शिवाजी, और शिवाजी की बात करें तो उन्होंने 2 कर लगाए थे बेटा। इनके 2 कर ही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और शिवाजी के दरबार में बेटा अष्ट प्रधान रहते थे, 8 व्यक्ति का समूह रहता था जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था। इसने 2 कर लगाए थे बेटा। एक का नाम था सर देश मुखी, और दूसरे का जो नाम था बेटा उसका नाम था चौथ। तो बेटा एग्जाम में पूछा जाता है चौथ क्या है, एक कर या भैंस का गोबर, इस तरीके से करके कुछ ऑप्शन में मिलेगा। मैं बता रहा हूं ये ऑप्शन में आएगा गाय का गोबर या भैंस का गोबर, क्योंकि गांव क्षेत्र के लोग सब गाय या भैंस के गोबर को चौथ ही बोलते हैं, तो इसलिए सबका ध्यान वहीं जाता है ये क्या है। तो नहीं, ये क्या है, ये एक प्रकार का टैक्स है। तो चौथ क्या है बेटा आपको पता चला, ये शिवाजी द्वारा लगाया गया टैक्स था। और सरदेश मुखी क्या है, तो ये टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किस भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में एमसीसी की मानव सदस्यता यानी मानव सदस्यता प्रदान की गई है? तो सचिन तेंदुलकर को यह सदस्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कौन सा मुख्यमंत्री सबसे अमीर है? तो बेटा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। इनको एक रिपोर्ट ने भी जारी किया कि ये भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने पुजारी ग्रंथि योजना के तहत पुजारियों को प्रति माह 1800 रुपए वेतन देने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने पुजारियों को प्रति माह कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो 1800 रुपए देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया? तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में केरल में भूस्खलन हुआ था, और भूस्खलन से काफी लोगों की जान चली गई, और वहां काफी आर्थिक नुकसान का हर्जाना भरना पड़ा, काफी आर्थिक नुकसान का हमें सामना करना पड़ा। तो इसलिए केरल में हुई तबाही को हमने क्या प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया। और केरल से सांसद कौन है? यानी राहुल गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि को एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का शुभारंभ किया गया? एक राष्ट्र एक योजना 1 जनवरी 2025 को इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बेटा इसमें विचार करना, भारतीय झंडा समिति ने झंडा संहिता भारत का अधिक्रमण किया, यानी स्थान लिया। अधिक्रमण का मतलब है बेटा स्थान लेना। बिल्कुल सही बात है, भारतीय झंडा समिति ने भारतीय झंडा संहिता ने झंडा संहिता का अधिक जो क्रमण है वो किया, यानी स्थान लिया। बिल्कुल सही है, भारत का राज्य है, यानी संप्रीतिक अशोक के सारनाथ स्तंभ। बिल्कुल सही बात है, भारत का चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। तो इसमें कौन कौन से सही है बेटा? इसमें ये दोनों ही सही है, क्योंकि भारत का जो झंडा समिति, आप जानते हैं कि झंडा समिति ने ही जो झंडे का फ्लैग है उसको स्वीकार किया है, और भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कहां से लिया गया? अशोक स्तंभ से लिया गया। ये सब आप जानते हैं। नेक्स्ट बेटा, राजस्थान में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना कब की, कहां की गई थी? सबसे पहले मैं बात करूं तो माउंट आबू में की गई थी 1864 में। 1864 में राजस्थान में सबसे पहले नगरपालिका की स्थापना कहां किया गया? तो माउंट आबू में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? बेटा राज्य निर्वाचन आयोग है, ध्यान दीजिए बेटा। यदि कौन सा निर्वाचन आयोग है? राज्य निर्वाचन आयोग है। तो इन सभी को कौन करता है? राज्यपाल। और बेटा यदि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, तो बेटा उसे कौन करेगा? तो यहां राज्यपाल करता है, तो वहां राष्ट्रपति। क्योंकि जो काम केंद्र में राष्ट्रपति करता है वही काम राज्य में राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन हाल ही में कहां किया गया है? तो उड़ीसा की बात करते हैं बेटा। उड़ीसा का एक बहुत प्रसिद्ध शहर है भुवनेश्वर। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन प्रारंभ किया गया है। तो इसी तरीके के बेटा जो MCQs की सीरीज है ये आपकी प्रारंभ हो गई है। तो
तो मुख्य मुख्य क्वेश्चंस एमसीक्यूज की सीरीज आपकी समय समय पर मिलती रहेगी, तो आप एमसीक्यूज की सीरीज को जरूर देखें और यहाँ चैनल से जुड़ते रहें। Subscribe for more content.